गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को व्याकरण का थर्ड चैप्टर जो है आपका पाठ संधि ये समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, क्या होती क्या है संधि। संधि जो है मैंने पहले भी बताया था आपको कि दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों का मेल होती है, ठीक है ना। तो बोलने की प्रक्रिया में द्रुत उच्चारण में एक के बाद एक में आने वाली दो ध्वनियों यानी वर्णों में परस्पर निकटता होती है। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान निश्चित है, यानी संधि क्या है कि परस्पर निकटता होनी चाहिए उनमें ध्वनियों में। ध्वनि माने स्वर, ठीक है। और हर एक स्वर का वर्ण का जो है चाहे वो व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उसका एक उच्चारण स्थान पहले ही निश्चित किया हुआ है। इसलिए यह निकटता एक विशेष रूप में दिखाई देती है। पूर्व पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि में परस्पर विकार संबंधी प्रक्रिया होती है, इसे ही संधि कहते हैं। यानी जब जो दो शब्द होते हैं जिसमें पूर्व पद होता है, पहले वाला पद होता है, उसका जो है अंतिम स्वर जो हो, जो अंतिम ध्वनि उसमें से निकले, और प्रथम पद ये तो हो गया पूर्व माने पहले वाला पद, और दूसरा पद जो है उसका जो पहला वाला अक्षर है, जो पहला ध्वनि है, स्वर है, वो आपस में जब विकार संबंधी, विकार माने परिवर्तन, जब उनमें परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वही संधि कहलाता है। यानी संधि होने का मूल कारण है वही, ठीक है। अब ध्वनि या वर्ण जैसे आपको बताए कौन सी ध्वनि और कैसे। फर्स्ट क्या है इसमें, नर प्लस ईश, तो पूर्व पद क्या हो गया नर, और पीछे से क्या स्वर आ रहा है, क्या निकल रहा है हमारा, अ निकल रहा है ना। और जो दूसरा पद है उसमें पहला स्वर क्या है, ई निकल रहा है, तो अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया, ए, और शब्द क्या बना, नरेश, ठीक है। ये आपका क्या है, ये हो गया है दीर्घ ये सॉरी स्वर संधि का उदाहरण। फिर है सेकंड वाला सत प्लस जन, यहाँ पर त व्यंजन है और ज भी है व्यंजन, दोनों व्यंजन है। तो त और ज मिलकर जो है, ये त जो है फिर वो आधा ज बन जाता है, और इसका शब्द क्या बना, सज्जन। ये है व्यंजन संधि का, ये मैं अभी आगे चल के आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिर है थर्ड वाला मनः प्लस हर, विसर्ग। थर्ड है आपकी जो संधि का भेद है वो है विसर्ग संधि, तो उसका भी एक उदाहरण इन्होंने पहले ही दे दिया है। मनः विसर्गें लगी हुई है ना, ह के विसर्गें है ना मन के बाद, और हर, तो ये जो विसर्गें हैं वो क्या बन गया, ओ बन जाता है विसर्ग संधि में, ठीक है। और अति प्लस अधिक, ये तो यण संधि स्वर संधि का उदाहरण है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब स्वर संधि अभी पढ़ेंगे तब, ठीक है। उपर्युक्त शब्दों में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यानी वर्ण तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के मिलने से जिस अन्य वर्ण ने स्थान लिया है वह ध्वनियों के मेल से बना है। परिभाषा ध्वनियों की परस्पर निकटता के कारण इनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी इन्होंने अब दोबारा आपको अच्छे से समझा दिया कि संधि किसे कहते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ आया कि जो फर्स्ट शब्द है, प्रथम पद है, उसका अंतिम स्वर और द्वितीय जो आपका दूसरा पद है उसका पहला वाला स्वर, दोनों जब मिले अ और ई तो ए बन गए, त और ज मिले तो डबल ज, एक आधा ज बन गया, और विसर्गें हैं ह में मिलकर वो ओ बन गया। मन के बाद में हर तो लिखा ही है, तो मनः जो है वो विसर्ग जो है वो ओ बन गया। इस तरह से जो इनमें परिवर्तन उत्पन्न हुआ, विकार माने परिवर्तन, उसी को संधि कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको संधि के भेद। स्वर संधि, स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, और व्यंजन इसमें दिया है स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का स्वरों से मेल होता है। जैसा कि आपको ऊपर सबसे पहला बताया था, अ और ई का मेल हुआ, तो ये स्वर है ना, अ ई आ, कुछ भी हो सकता है स्वर,
आ ई ई उ, यानी ये जितने भी स्वर हैं उन स्वर का, एक स्वर का किसी दूसरे स्वर के साथ मेल हो तो वो स्वर संधि के अंदर आता है। ठीक है। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है। जैसा कि सेकंड नंबर में आपको उदाहरण पहले ही बता दिया, सत प्लस जन, त भी व्यंजन है और ज भी व्यंजन है। ठीक है। तो यहाँ पर व्यंजन का व्यंजन से, स्वर का व्यंजन से, इस तरह से, यानी स्वर तो दोनों में ही निकल रहे हैं, अ निकल रहा है ना, स त निकला ना, और ज व्यंजन है। तो व्यंजन और स्वर दोनों का व्यंजन का व्यंजन से और स्वर के साथ में मेल होता है तो व्यंजन संधि बनती है। फिर अब है स्वर संधि के भेद। स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो विकार होता है वह स्वर संधि कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्वर का स्वर के साथ ही मेल होगा और उसके बाद जो विकार माने परिवर्तन उत्पन्न होगा वही स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के अब भेद भी हैं, 5 भेद हैं इसके। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। मैंने जो फोर्थ वाला अभी आपको बोला था ना, अति प्लस अधिक अत्यधिक, ये इसी स्वर संधि के भेद का एक उदाहरण है। अब इसमें सबसे पहले है दीर्घ संधि। ह्रस्व और दीर्घ समान स्वरों के निकट आने पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ह्रस्व मैंने बताया था ना आपको, वर्ण विचार में ही, ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा, यानी छोटे स्वर और दीर्घ स्वर दोनों के निकट आने पर, यानी पास आने पर, उनका मेल होने पर दीर्घ संधि होती है। जैसे अ प्लस अ तो आ बन गया। ठीक है। अब आपको और भी उदाहरण दिए हुए हैं। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, वेद प्लस अंत वेदांत। यहाँ पर अ वाले दिए हैं, लेकिन आपको अ प्लस आ भी हो जाता है। अभी पहले ये देखो, परम प्लस अर्थ परमार्थ, यानी आ बनता जा रहा है। यहाँ अ थे और यहाँ आ बन गया जब हम उसको एक साथ पढ़ रहे हैं। एक प्लस अंगी तो क्या हो गया, एकांगी। अब यहाँ पर सारे ऐसे हैं और इसके साथ दूसरे कौन से हो सकते हैं, अ प्लस आ वाले, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है। तो इसमें आ का आ से हुआ, तो अ प्लस अ भी आ बन जाएगा और आ प्लस आ भी आ ही रहेगा। ठीक है। अब ये उदाहरण दे दिए अ प्लस आ वाले भी। परम प्लस आनंद परमानंद, देव प्लस आलय देवालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, यानी अ प्लस आ होगा तब भी आ, अ प्लस अ होगा तब भी आ, और आ प्लस आ होगा तब भी आ, यानी स्वर आ ही बनेगा। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा इसको। अब नीचे उदाहरण भी दे दिया आ प्लस आ, जैसा मैंने अभी बताया, विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या प्लस आनंद तो क्या बन गया, विद्यानंद, श्रद्धा प्लस आलू तो क्या बन गया, श्रद्धालु। यानी अब आपको स्वर संधि का जो दीर्घ संधि है वो अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर अ का अ से, या तो अ का आ से, या तो आ का आ से, इन स्वरों का मेल होने पर अंत में आ स्वर ही बनता है। जब शब्द पूरा होता है, संधि बनती है, तो उसमें आ का उच्चारण ही निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ई प्लस ई। अब आ हो गया, अब ई प्लस ई तो क्या बन जाएगा, ई। कवि प्लस इंद्र तो क्या बन गया, कवींद्र। रवि प्लस इंद्र तो बन गया रवींद्र। मुनि प्लस इंद्र तो क्या बना, मुनीन्द्र। यानी छोटी ई पहले में भी शब्द में है और छोटी ई बाद वाले में भी है, लेकिन मिलकर दोनों क्या बने, बड़ी ई। फिर ऊ का ऊ से, सु प्लस उक्ति तो सूक्ति, लघु प्लस उत्तर लघु उत्तर, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, यानी ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़े ऊ बन जाते हैं। अब आपको दीर्घ संधि है जो अच्छे से समझ आ रही होगी, यानी दीर्घ माने जिसमें कि बड़ा स्वर ही बनेगा, चाहे वो छोटा स्वर का मिलन हो
छोटे स्वर से, और या तो ह्रस्व यानी कि जो अभी था ह्रस्व का ह्रस्व से हो, या दीर्घ का दीर्घ से यानी बड़े का बड़े स्वर का बड़े स्वर से हो, या तो छोटे बड़े स्वर किसी का भी हो, लेकिन अंत में निकलेगा कौन सा स्वर? बड़ा ही, दीर्घ स्वर ही वो बनेगा। अब आपकी नेक्स्ट जो संधि है वो आती है गुण संधि। इसमें अ प्लस ई का जब मेल होता है परस्पर, यानी अ स्वर का ई स्वर के साथ में, तो वो ए बन जाता है, जो कि आपको सबसे पहले उदाहरण में दिया था। इसके शब्द हैं ईश्वर प्लस इच्छा, तो क्या बन गया? ईश्वर इच्छा, यानी ईश्वर की इच्छा। फिर है सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, यानी अ प्लस ई मिलने से ए की मात्रा बन जाती है, तो ये गुण संधि कहलाता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण हैं आपको, जैसे आ और ई मिलने से भी ए ही रहेगा। अब वो कौन कौन से शब्द हैं? महा प्लस इंद्र, महेंद्र, यानी महेंद्र का जो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ मह प्लस इंद्र नहीं होगा, क्या होगा? महा, क्योंकि मह का तो कोई अर्थ नहीं है। और हमेशा ही संधि में जब संधि विच्छेद करते हैं तो उनमें दोनों ही पदों का अर्थ निकलना चाहिए। रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र, ठीक है। लेकिन ऐसे ही और भी शब्द हैं, कुछ भी हम महेश, तो महा प्लस ईश, ठीक है। अब समझ आया होगा आपको। अब है अ का ओ के साथ में, जल प्लस ओग, ओग, फिर क्या हो गया? जलौद। फिर है घृत प्लस ओदन, तो घृतौदन। ये ज़्यादातर ये वाला जो शब्द है वो संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं। मधुर प्लस ओदन, मधुरोदन, यानी इस बार ये जितने भी शब्द हैं ये संस्कृत में ही अधिकतर प्रयोग होते हैं, हिंदी में बहुत कम होते हैं। अ प्लस ओ, उनको स्वर जब मिलकर बनेगा तो औ। गुण संधि का ये वाले ज़्यादातर शब्द आपको संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है यण संधि। यण संधि, इसके संधि का चिन्ह प्लस के उपरांत, यानी कि प्लस दिखाया ना, स्वर मात्रा में बदल जाता है, यानी स्वर जो है वो उसकी मात्रा लग जाती है। जैसे कि पहले भी आपको हुआ था गुण संधि में, उसमें भी स्वर जो था वो क्या था? स्वर के बाद में दूसरा स्वर आया अ या ओ, उसके अ के बाद ओ आया, तो ये आपको चल ही रहे हैं। और इससे पहले अ के बाद ई जो स्वर आया था, अ प्लस ई, तो क्या बन गया था यहाँ पर? ए, है ना। तो इसमें भी ऐसे ही है, यदि ई या ई के बाद ई या ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो ई या ई का य हो जाता है, यानी वहाँ पर पूरा वो जो है शब्द सॉरी वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है, जैसा आपको सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ था। ये देखिए यहाँ पर अति प्लस अधिक, ई के बाद में अ स्वर आया तो क्या बन गया? य बन गया, अत्य। दिखाई दे रहा है ना। तो इसी प्रकार इसमें यण संधि में जो है ई के बाद में ई हो या तो ई हो, इनको बाद जो है अगर दूसरा कोई स्वर आ जाता है तो उस ई का, या ई छोटी ई हो, ह्रस्व हो या तो दीर्घ ई हो, उसका य बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण आपको दिए हैं, जैसे यदि प्लस अपि। अब देखो छोटी ई है यदि, ई के बाद कोई दूसरा स्वर कौन सा आ गया? आया ना अ, तो यहाँ पर क्या बन गया? यद्यपि, यानी कि इस द आधा है और य पूरा है यहाँ पर। फिर है इति प्लस आदि, ई के बाद आ स्वर आ गया तो इत्यादि। फिर है नदी प्लस आगमन, तो क्या बन गया शब्द? नद्यागमन। फिर है नी प्लस ऊन, सॉरी सॉरी न्यून, यानी ई और ऊ जब मिले तो न्यून शब्द बना। अब है ख, इसी में एक और दिखाया है, यदि ऊ छोटा ऊ या ऊ के बाद ऊ
या ऊ को छोड़कर, यानी इन्हीं दोनों स्वरों को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आए, अगर यही स्वर आते तो कौन सा हो जाता, वो दीर्घ संधि बनता ना फिर तो इन दोनों को छोड़कर बाकी अगर कोई सा भी स्वर हो तो उस उ या ऊ का जो है वो व हो जाता है। ठीक है, आधा व व्यंजन दिखाई दे रहा है, नीचे हलंत लगी है, यानी आधा व बन जाता है। अब इसके भी उदाहरण है, सु प्लस अल्प। देखो उ के बाद अ स्वर आया है, लगा है ना अ, तो स्वल्प व बन गया। फिर है अनु प्लस अय, तो इसका क्या बन गया, अन्वय। यानी इसका सिंपल तरीका है, जिसमें व अक्षर बन जाता है तो वो यण संधि होती है। मनु प्लस अंतर, मनवंतर। ठीक है, अनु प्लस एषण तो अन्वेषण। ऐसे ही थर्ड एक और है इसमें, ग पाठ। यदि री के बाद अन्य कोई स्वर हो तो री का र हो जाता है, यानी री है और उसके बाद चाहे कोई सा भी स्वर आ जाए तो वो र बन जाएगा। जैसे मातृ प्लस आनंद, तो इसका बन गया मात्रानंद, तो रा बन गया ना इसमें। फिर है मातृ प्लस आदेश, तो मात्रादेश। फिर है पितृ, पितृ प्लस आदेश तो पित्रादेश, यानी र इसमें पूरा आ जाता है फिर वो, और री जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब है तुम्हारा लास्ट अयादि संधि, ये स्वर संधि का अयादि। यदि ए के बाद अन्य स्वर हो तो ए का अय हो जाता है, यानी ए के बाद कोई सा भी स्वर आ जाए तो वो अय बन जाएगा। जैसे ने प्लस अन, नयन। शे प्लस अन, शयन। यानी इसमें ए के बाद में अ स्वर आए तो वो आय बन जाएगा। ठीक है, यदि आई के बाद अन्य स्वर हो तो आय का जो है आय हो जाता है, यानी जो आय है उसके बाद कोई भी दूसरा अ शब्द या ई कोई सा भी एक वो लग जाए स्वर दूसरा वाला दूसरे पद का, तो उसमें आय बन जाएगा जब हम शब्द का उच्चारण करेंगे। आपको उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, नई प्लस अक, तो क्या बन गया, नायक। अब देखो आई तो बिल्कुल ही गायब हो गया ना, उसकी जगह क्या नया शब्द आया है, आय, है ना, तो नायक। गई प्लस अक, गायक। नई प्लस इका, नायिका। गई प्लस इका, गायिका। यानी नई आई के बाद में अ ई जो भी स्वर आए तो उसमें आय हो जाता है उसका बदल करके।